आप लोगों के सामने एक बुक लेकर के आया हूँ जिसे लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। इस बुक का नाम है मेरी जीवन यात्रा। तो पिछले वीडियो में हमने पहले चैप्टर के बारे में देखा था जिसका नाम था मेरे पिताजी की सुबह की सैर। इस वीडियो में हम लोग इनके सेकंड चैप्टर के बारे में देखेंगे जिसका नाम है एक नाव। एक नाव इस चैप्टर में यह बताते हैं कि इनके पिताजी कैसे नाव के बिजनेस में आए। ये बताते हैं कि हम लोग रामेश्वरम शहर में रहते हैं जो एक द्वीप था, और बताते हैं कि यहाँ के हर व्यक्ति का जीवन समुद्र से जुड़ा हुआ था, किसी का नाविक के तौर पर तो किसी का मछुआरे के तौर पर। इन लोगों का सभी का जीवन समुद्र से जुड़ा हुआ था। और आगे यह बताते हैं कि इनके पिताजी का कारोबार नाव का था, फेरी का था, फेरी का काम था। फेरी का काम कहने का मतलब हुआ कि बेसिकली इनके पिताजी का कार्य क्या था कि रामेश्वरम से धनुषकोटी एक जगह है जहाँ पे एक मंदिर है, शिव मंदिर, ठीक है। तो वहां आने जाने के लिए पहले कोई रास्ता नहीं था, कोई रोड बना हुआ नहीं था जिससे कि आदमी गाड़ी से आ जा सके। वहां पे सिर्फ जाने आने का एक ही साधन था, वह था नाव। वह पानी से घिरा हुआ था। उस जगह पर इनके पिताजी जैसे और भी लोग वो फेरी का काम करते थे कि मतलब नाव अपना रख लिए और वह यहाँ से लोगों को बिठाए, वहां मंदिर तक लेकर के गए, मंदिर से फिर वापस लेकर के आए और जो पैसा हुआ उससे अपने जीवन की जरूरतों को पूरा कर लिया, ठीक है। इस तरह से इन लोगों का काम चलता है। वो बताते हैं कि रामेश्वरम से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर वह धनुषकोटी था, ठीक है। 22 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर आना, ऐसे करके काम होता था। फिर आगे यह बताते हैं यह एक तीर्थ स्थान था। तो इस काम को करने के लिए जब ये इनके पिताजी सोचे थे कि इस काम को शुरू किया जाए, फेरी का काम, तब उनके पास में कोई नाव नहीं था। तो उनके पिताजी ने खुद से ही अपने से अपना नाव बनाने का निर्णय लिया। जिसे मदद करने के लिए इनके भाई ये बताते हैं कि जिसे मदद करने के लिए मेरे भाई, चचेरे भाई थे इनके, वह आया करते थे दूर से, जिनका नाम था अहमद जलालुद्दीन। वह रोज दिन आया करते थे इनके पिताजी की सहायता के लिए। इस घटना में ये बताते हैं कि जब वह नाव बन रहा था तो उस वक्त इनके लिए एक इंजीनियरिंग से कम नहीं था वो वक्त। ये बताते हैं कैसे नाव बन रहा है, कैसे लकड़ियों को काटा गया, सुखाया गया, नाव तैयार किया गया, उसे जोड़ करके, ये सारी चीजें देख करके उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला था उस वक्त। फिर ये बताते हैं कि जब नाव बन जाता था तो उनके पिता भाई जो थे, चचेरे भाई अहमद जलालुद्दीन, उनके साथ ये सैर किया करते थे तथा वह इन्हें कलाम साहब को, उस वक्त ये छोटे थे, उस वक्त इन्हें काफी विषयों के बारे में जानकारी दिया करते थे, अलग अलग विषयों के बारे में उन्हें बताया करते थे। तो उस वक्त उनका दिमाग ग्रो किया, कह सकते हैं। और नाव बनाते हुए देखे तो उस वक्त भी इनका दिमाग ग्रो कर रहा था। फिर आगे बतलाते हैं कि नाव बनकर तैयार हो गया, फेरी का काम शुरू हो गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब समुद्री तूफान आया। समुद्री तूफान कह सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं अभी भी न्यूज पर देखते हैं कि कैसे समुद्री तूफान आते हैं जिससे लोग बेघर हो जाते हैं, घर किसी का उजड़ जाता है, किसी का कारोबार छिन जाता है। उसी प्रकार इनके साथ भी हुआ था, इनके पिताजी के साथ भी, कि जब ये नाव बन गया, तैयार हो गया, फिर काम भी शुरू हो गया, पर एक दिन ऐसा हुआ कि समुद्री तूफान आया। समुद्री तूफान में इनका नाव बह गया। तो नाव बह जाने के कारण फिर इनके पिताजी परेशान भी हुए कि एक नाव जो इन्होंने इतने मेहनत से बनाया है वो बह चुका था, जिससे इनका घर परिवार चल रहा था। तो फिर भी अपने परिवार में इन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर से वो नाव बनाने का निर्णय लिए। फिर से उन्होंने दूसरा नाव तैयार किया और फिर से वह फेरी का काम शुरू करने लगे। ये बताते हैं कि अक्सर बंगाल की खाड़ी में नवंबर के महीने में और मई के महीने में अक्सर तूफान आया करता था। इस वक्त इन लोगों का घर भी उजड़ जाया करता था, काफी लोगों का, तो किसी का नाव बह जाया करता, परेशानी होता था, जो अभी भी हम लोग न्यूज में ये चीज देखते हैं, ठीक है। उस वक्त भी यह घबराते नहीं थे उनके पिताजी की फिर से चलो कोई बात नहीं, हो गया, फिर से वह आगे का सोचते थे। जैसे हम लोग काफी लोग होते हैं कि नहीं यार अब चल गया तो फिर से हिम्मत आ जाता, वैसा हारते नहीं थे और फिर से आगे, फिर से नाव बनाते, फिर से तैयार करते, फिर से वो अपना काम शुरू करते थे। ये बताते हैं कि इन सारी घटनाओं से मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है, आगे बताते हैं कि जैसे यह जब भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, रॉकेट, पृथ्वी तथा अग्नि मिसाइल की परेशानियों से गुजरते हैं, फिर अंतिम क्षणों में किसी समस्या से जूझना पड़ता है, अथवा फिर बंगाल की खाड़ी, चांदीपुरा तथा थुम्बा में बारिश के कारण उड़ान स्थगित करनी पड़ती थी, मुझे उस समय अपने पिताजी का चिंताजनक चेहरा नजर आता था। यह बताते हैं कि जब भी इन सारे मिसाइल लॉन्च
लॉन्च वगैरह करते थे और उस वक्त किसी प्राकृतिक आपदा के कारण इन्हें अपना काम रोकना पड़ता था, इन लोगों का जो काम था वो रोकना पड़ता या फेल हो जाते, तो ये अपने पिताजी का चिंताजनक चेहरा याद करते थे कि कैसे उनके पिता जब भी नाव बह जाता था या कुछ भी होता था तो वो कैसे परेशान हो जाया करते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। वो वही चीज आगे बताते हैं इसमें कि इसे प्रकृति की शक्ति का स्वरूप ही कहा जा सकता है, जिसके आगे मानवीय सोच व कार्यक्रम असफल हो जाते हैं। समुद्र तट पर रहने वाले लोग किस तरह प्रकृति के कोप को झेलते हैं, ये बताते हैं कि इसे प्रकृति का प्रकोप कह सकते हैं, जिसे समुद्र तट पर रहने वाले लोग काफी ज्यादा झेलते हैं। हम लोग आज भी ये सब चीजें न्यूज पर देखते हैं अक्सर। और बताते हैं कि पलक झपकते ही हमारे सारे सपने तथा लक्ष्य धूमिल हो जाते हैं। जो भी हमारे सपने होते हैं या जो भी हम लोग टारगेट लेकर के चाहते हैं कि वो पूरा करना है, ये करना है, तो इन सब चीजों से प्राकृतिक आपदा की वजह से हमारा टारगेट कई बार फेल हो जाता है या हम लोग अपने टारगेट से चूक जाते हैं। तो यह कहते हैं कि परंतु यह तो जीवन है, इसलिए दोबारा से कमर कसकर अपने काम में जुट जाना है और अपने जीवन का निर्माण करना है। कहते हैं कि ये तो जीवन है, ऐसा होता ही रहेगा, उतार चढ़ाव जीवन में आती रहेगी, इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं है। हमें फिर से कमर कसना है और फिर से अपने काम में जुट जाना है और अपने जीवन का निर्माण करना है। अपने जो भी हम लोग अपना लक्ष्य देखे हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इनका नेक्स्ट चैप्टर है 8 बरस का कमाऊ लड़का। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।